गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में। कल के लेक्चर में हमने समझा कि कॉन्सेप्ट क्या है सप्लाई का, हमने बात की स्केड्यूल्स कैसे बनेंगे, कर्व कैसे बनेगा, जो स्लोप है वो किस तरीके का होता है, कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने कुछ डिटर्मिनेंट्स देखे, कुछ ऐसे फैक्टर्स देखे जो कि सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड देन हमने लास्टली लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात की कि किस तरीके से सप्लाई और प्राइस डायरेक्टली रिलेटेड है। प्राइसेस बढ़ेंगे, सप्लायर्स सप्लाई बढ़ाएंगे, प्राइसेस घटेंगे, सप्लायर्स सप्लाई घटा देंगे। वी हैव डन दिस। नाउ इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। आज दो और टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे, दिन चैप्टर क्लोज होगा। सबसे पहले समझेंगे कि हमारा ये जो सप्लाई कर्व है ये शिफ्ट किस केस में करता है, मूवमेंट किस केस में करता है। देखो आराम से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर हम डिमांड अच्छे से समझ चुके हैं तो सप्लाई समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। याद करते हैं जब हमने पढ़ा था डिमांड, तब हमने बात की थी कि जो भी हमारा डिमांड कर्व होता है, गिव मी अ सेकंड। ओके, जो भी हमारा ये डिमांड कर्व है, अगेन ओके, जो भी ये हमारा डिमांड कर्व होता है ये किसी भी तरीके से मूवमेंट या शिफ्ट किन केसेस में करता है। देखो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी मूवमेंट और एक पढ़ा था शिफ्ट। मूवमेंट में वो क्या बोलता था कि इसी लाइन के ऊपर या तो ऊपर चला जाए या फिर नीचे आ जाए, यानी कि इस लाइन के ऊपर ही रहकर जब हमारी डिमांड ऊपर नीचे हो रही थी उसे हमने नाम दिया था कि हमारे डिमांड कर्व में मूवमेंट आ रही है। शिफ्ट में हमने क्या बोला था कि ये जो लाइन दिख रही है ये या ऊपर चली जाए या फिर क्या हो जाए, नीचे आ जाए। ना ये हो किस केस में रहा था, डिमांड शिफ्ट कब कर रही थी और मूवमेंट कब कर रही थी। याद करेंगे, मूवमेंट तब हो रहा था जब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी। शिफ्ट आ रहा था जब प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं था, प्राइसेस में चेंज नहीं था लेकिन फिर भी हमारी डिमांड में क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। हाँ ना, डिमांड बढ़ रही थी या डिमांड घट रही थी, उस केस में हमारा कर्व क्या कर रहा था, शिफ्ट ही कर जा रहा था। तो अगर प्राइस में चेंज नहीं है, यानी कि जो भी अदर डिटर्मिनेंट्स है उनमें किसी में क्या आ रहा था, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा था, जिसकी वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हुई है तो कर्व ऊपर चला जाता था, डिक्रीज हुई है तो कर्व नीचे आ जाता था। ये हो गई डिमांड की बात। अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई में भी क्या होगा, सेम चीज ही काम करेगी। एक होगा कर्व में मूवमेंट और एक करेगा कर्व हमारा शिफ्ट। नाउ ये क्या है, आपका सप्लाई कर्व है। हाँ या ना, किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है। ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर सप्लाई कर्व बन गया। नाउ अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही हूं, मेरे प्राइजेस क्या किए, पहले यहां पर था प्राइस, अब P1 पे पहुंच गए। क्वांटिटी सप्लाइड क्या की है, पहले यहां पर थी अब यहां पर पहुंच गई है। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। यहां पर क्या हुआ है, प्राइजेस में इंक्रीज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या करिए, इंक्रीज करिए। लेकिन मेरा ग्राफ का जो ये लाइन था, ये वाला, ये जो ग्राफ का लाइन था, जो मेरा सप्लाई कर्व था, क्या ये आगे या पीछे की तरफ कहीं भी अपनी जगह से हिला है, नहीं। हम बस इसी लाइन के ऊपर क्या किए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर गए। यानी कि जब भी प्राइस, यानी कि प्राइस, कौन से प्राइस की बात हो रही है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में अगर क्या आता है, चेंज आता है, तो उससे हमारी सप्लाई शिफ्ट नहीं करती, सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। यहां पर जब हम ए से बी पे गए, हमारी सप्लाई बढ़ी है या घटी है, बढ़ी है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। बट इन केस अगर ये ना होकर हमारे साथ उल्टा केस हो जाता, अगर हम ए से बी पे जाने की जगह बी से ए पर आ जाते, तो पहले क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई हो रही थी, अब क्वांटिटी कम सप्लाई हो रही है।
पहले प्राइजेस ज्यादा थे, अब प्राइजेस कम है। इस केस में क्वांटिटी सप्लाइड घटने की वजह से हम इसे नाम एक्सटेंशन नहीं देंगे, हम बोलेंगे प्राइजेस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड श्रिंक कर गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर गई। इसे नाम दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। किसको बात समझ में आ रही है? यानी कि जब भी हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की, जब भी हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, वो किस वजह से होगा? वो होगा चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से। क्योंकि प्राइस में चेंज आ रहा है कमोडिटी की, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारे सप्लाई कर्व में कुछ ऊपर या नीचे मूवमेंट दिख रहा है। अगर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन इन सप्लाई। अगर क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक और बात यहां पे हम नोट करेंगे कि जब भी हमें मूवमेंट दिख रही है, शिफ्ट नहीं दिख रहा, क्या दिख रही है? मूवमेंट दिख रही है। मूवमेंट कभी भी सिर्फ उसी वजह से आएगी अगर सप्लाई नहीं, सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड चेंज की। नाउ ये चीज हमें पता होना चाहिए कि सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या फर्क है। ये हम पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। जब भी हम मूवमेंट की बात करेंगे तब हम क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज की बात कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे सप्लाई में चेंज आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। क्या मतलब है? स्केड्यूल से समझो, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको कि अगर हमारे पास क्या है, देखो एक तो ये है चॉकलेट, इसकी सप्लाई कब पढ़ रही हूं मैं? 10 रुपए पे, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई 10 रुपए पे, 100, 20 पे 200 एंड 30 पे 300। सप्लायर्स इस तरीके से अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहे हैं। किसको इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब जब मैं बोल रही हूं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड चेंज कर रही है, हमारा सप्लाई शिफ्ट नहीं कर रहा, उसका क्या मतलब है? सप्लाई कब शिफ्ट करेगा? जब 10 रुपीज में 100 थे, 20 रुपीज में 200, 30 रुपीज में 300, ये आपका सप्लाई स्केड्यूल बना हुआ था। सप्लाई की शिफ्ट करने का मतलब है कि प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है, यहां पर 100 थी ना, ये बदल जाएगी। 20 के अगेंस्ट 200 थी ना, ये बदल जाएगी। 30 के अगेंस्ट 300 थी ना, ये बदल जाएगी। यहां पर आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज नहीं आ रहा है, आप एक क्वांटिटी सप्लाई से दूसरी क्वांटिटी सप्लाई पर नहीं जा रहे हो प्राइस में चेंज आने की वजह से। यहां पे प्राइसेस बदल ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या कर दिया, अपना पूरा का पूरा जो अलग अलग प्राइजेस के अगेंस्ट आपका अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड था, पूरा का पूरा आपने वही बदल डाला। जहां आप 100 क्वांटिटी सप्लाई करते थे, उसी प्राइस पे आप कितनी करने लग गए? 50 क्वांटिटी सप्लाई करने लग गए। इस केस में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, इस केस में देखने को मिलेगा शिफ्ट। कैसे? ड्रॉ करके देखते हैं अभी, देखो, या फिर अपन क्या करते हैं, इसी पेज पे ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पर ही ध्यान से देखो, इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करें, हाँ या ना? यहां पर हमारे प्राइसेस आएंगे, यहां पर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड आएगी। मान लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। यहां पर हम प्राइसेस लिखते हैं 10, 20 एंड 30। सबसे पहले हमारा सप्लाई कर्व बनाते पुरानी सब क्वांटिटी सप्लाई के साथ। 100, 200, 300, 10 पे कितना है? 100, 20 पे कितना है? 200 एंड 30 पे कितना है? 300। हाँ या ना? ओके, नाउ मैं क्या करती हूँ, इसके कलर्स बदल लेती हूँ। यहां पर हम ले लेते हैं येलो, इसके लिए भी अपन ले लेते हैं येलो। चलो अब क्या करूंगी, नई क्वांटिटीज प्लॉट करती हूँ। 10 पे कितना डिमांड है? 50 का, यानी कि प्राइस जितना पहले था उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमारी सप्लाई क्या कर रही है? चेंज कर रही है। 20 पे कितना? 150, 20 पे 150। 30 पे कितना है? 250। 30 पे कितना है भाई?
250। सप्लाई क्या कर गया, कर्व ही शिफ्ट कर गया। देखो अगर हमने उस जो हमारा पहले जब हम क्या कर रहे थे कि अगर हम बात करें प्राइजेस में चेंज आता है तो कैसे मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट ऐसे होगी ना कि आप ए पॉइंट पे खड़े हो बी पे चले जाओगे, सी पे चले जाओगे, या सी पे खड़े हो बी पे आ जाओगे, ए पे आ जाओगे। जब भी आप ए टू बी, बी टू सी टू बी, सी टू ए ऐसे मूवमेंट कर रहे हो तो उसे बोला जाता है मूवमेंट। लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट कर गया, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो उसे बोला जाएगा कि यहां पर क्या है, शिफ्ट आए। एंड शिफ्ट हमेशा किस वजह से आएगा, सप्लाई में चेंज आने की वजह से। जब आपके प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है लेकिन आपकी पूरी की पूरी सप्लाई ही चेंज कर गई है, मूवमेंट कब आएगा, जब चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में, अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है अलग अलग प्राइजेस के अगेंस्ट। क्वांटिटी अगर ज्यादा सप्लाई करी जा रही है तो बोलेंगे एक्सटेंशन हो गया, कम सप्लाई की जा रही है तो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। शिफ्ट हमने यहां पे देखा, यहां पर हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर रही थी, पहले से कम 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 हुई है, यानी कि डिक्रीज की है सप्लाई। हमारा जब भी सप्लाई डिक्रीज करेगा, शिफ्ट की केस में बात करें, जब भी सप्लाई डिक्रीज करेगा हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जब भी सप्लाई इंक्रीज करेगा तो हमारा सप्लाई डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। देखो और समझते हैं, क्लियरली देखते हैं इसे। ये हमारा सप्लाई कर्व है, हाँ या ना, ओके। एक मैंने यहां पर बना लिया एंड एक मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ही प्राइजेस उठाते हैं। प्राइस है 10, ठीक है। इस पे क्वांटिटी सप्लाइड देखते हैं, इस पे देखते हैं एंड इस पे देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरा इनिशियल सप्लाई कर्व है, यहां पर मैं मूव कर रही हूं एंड यहां पर भी मैं मूव कर रही हूं। सबसे पहले देखते हैं अगर हम S से S1 पे मूव करते हैं, S से S1 पे अगर हम मूव करते हैं तो सप्लाई इंक्रीज की है डिक्रीज की, प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया। S पे क्वांटिटी कितनी सप्लाइड है, इतनी, क्यों, यहां पर क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही सप्लाई है, हाँ या ना, यानी कि Q1 क्या है, हम कह सकते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q, यानी कि हमारी सप्लाई यहां पर क्या की है, इंक्रीज की है। तो जब भी हमारा सप्लाई का डाउनवर्ड मूव कर रहा है हम क्या बोलेंगे, सप्लाई इंक्रीज की है। लेकिन अगर बात करें S से S0 की, तो यहां पर ये क्वांटिटी सप्लाइड है एंड इस प्राइस पे इस ग्राफ में ये क्वांटिटी यानी कि कुछ ना कुछ कम है। हम लिख सकते हैं कि Q0 इज लेस देन Q, हाँ है ना, यानी कि डिक्रीज है कुछ ना कुछ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि जब भी S2 S0 मूवमेंट आएगा, यहां से आप इस ग्राफ की तरफ जाओगे तो हमारी सप्लाई क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बोलो बात समझ में आ गई, इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया। किस केस में बात की हमने, शिफ्ट के केस में बात की। क्या शिफ्ट कर रही है, सप्लाई में चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। अगर चेंज सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड में होता तो क्या करते, सिर्फ मूवमेंट होता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इतनी बात हमें समझ में आ रही है, हाँ या ना। अगर इतनी बात हमें समझ में आ रही है तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, इसी को अपन थोड़ा सा और समझेंगे अलग अलग सिनेरियोज के अंदर, हाँ या ना। यानी कि हमारे जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे वो सप्लाई पे कैसा इंपैक्ट डालेंगे, अभी समझने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब है, मैं क्या पूछ रही हूँ, देखो सिंपल सी बात कर रही हूँ। मुझे बताओ, अगर सबसे पहले हम उठा लेते हैं ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। इनिशियली मेरा सप्लाई कर्व ये है, अगर मेरे प्राइजेस इंक्रीज कर गए गुड के, मैं सप्लाई बढ़ाऊंगी या घटाऊंगी। प्राइजेस पहले 10 थे, अब प्राइजेस हो गए 20, सप्लाई इंक्रीज करूंगी डिक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज करूंगी। यानी कि पहले मैं पॉइंट ए पे थी, अब मैं पॉइंट बी पर पहुंच गई, मेरी सप्लाई क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई। मुझसे सवाल क्या पूछा जाएगा, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हाट इफेक्ट कैन बी सीन इन द सप्लाई कर्व। तो मैं क्या जवाब दूंगी कि यार मेरे को पता है कि मैं क्या करूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करके, एक तो हम ये डायग्राम दिखा देंगे, हाँ है ना, ये बना देंगे ग्राफ, और साथ में लिखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ
सप्लाई कर्व हो गया हमारी, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज की है प्राइस में चेंज आने की वजह से, इसीलिए मूवमेंट अलोंग द कर्व हुआ है। इसी कर्व के ऊपर हम बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए हैं जहां पर ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई हो रही। इसका ऑपोजिट होता, अगर वो हमसे बोलते कि प्राइस डिक्रीज होने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये बताओ, तो हम क्या बता देते, यानी कि पहले बी पे खड़े थे अब क्या आ गए हैं, ए पर आ गए, क्योंकि प्राइजेस क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। हाँ या ना, किसको इतनी बात समझ आ रही है? तो वहां एक्सटेंशन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व, क्योंकि सप्लाई घट जाएगी प्राइजेस में डिडक्शन आने की वजह से। इसी तरीके से आपको सारे जितने भी डिटर्मिनेंट्स की हम बात करके आए सबका इंपैक्ट दिखाना है सप्लाई कर्व पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये आपका सप्लाई कर्व है। हाँ या ना, अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ फर्म्स, मान लो आप बना रहे हो फर्नीचर, फर्नीचर बनाते बनाते आपने रियलाइज किया पहले 5 शॉप्स थी, तब आपका ये सप्लाई कर्व था, लेकिन अब कितनी फर्म्स आ गई मार्केट में, 10 आ गई, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गए, सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली सप्लाई क्या कर जाएगा, अगर नंबर ऑफ फर्म्स किसी वजह से क्या हो, घट जाए, पहले 15 थे अब कितने हो जाए, 10 ही रह जाए, तो हमारा सप्लाई कर्व क्या करेगा, हाँ या ना। और देखते हैं क्या है हमारे पास, गोल ऑफ द फर्म क्या है, गोल ऑफ द फर्म कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कि गोल सेल्स इंक्रीज करने का है या फिर गोल प्रॉफिट इंक्रीज करने का। अगर सेल्स बढ़ानी है तो प्राइजेस सस्ते होंगे, बहुत सारा माल बेचते जाओ बेचते जाओ बेचते जाओ, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है, सही दाम चाहिए, तो आप क्या करोगे, सही महंगे प्राइजेस पे जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतनी ही सेल करोगे। आप कहोगे चाहे 2 यूनिट्स कम बेच ले लेकिन नुकसान में कुछ नहीं बेचेंगे, सब कुछ अच्छा खासा मुनाफा कमा के ही बेचेंगे। तो यहाँ पे आपकी सेल सप्लाई क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर आपकी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ या ना, तो यानी कि अगर हम बात करें क्या इम्पैक्ट है, ये आपका सप्लाई कर्व है, अगर आपने, ये आपका नॉर्मल सप्लाई कर्व है, अब आपकी फर्म ने एक्टिवली सोचा कि हम क्या करना चाहते हैं, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि आप सप्लाई क्या करोगे, बढ़ा दोगे। अगर आप सोचो कि नहीं यार हमें तो प्रॉफिट का ही मुद्दा है हमारा, सप्लाई हटा दोगे। और देखो क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। अगर तो भाई ये सस्ते अवेलेबल है, मान लो ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सप्लाई कर्व है, ये सस्ते अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, कुछ ऐसा हुआ कि जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे अब वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत अच्छे प्राइजेस पे अवेलेबल है, तो आप ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो, ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ नेचुरल कलामिटी हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये मार्केट में रिड्यूस हो गए या फिर बहुत ज्यादा महंगे हो गए, तो आप कम चीजें सप्लाई कर पाओगे, सप्लाई कर्व कहाँ जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ या ना। चलो और देखते हैं, और हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, नया कोई टेक्नोलॉजी आ गया चीजों को बनाने का, तो वो ऑब्वियसली पुराने से तो बेटर ही बनाएगा, यानी कि हमारा सप्लाई कर्व क्या कर जाएगा, सप्लाई हमारी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और देखते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अगर ये आपका सप्लाई कर्व है एंड किसी ने आके आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई कल तो ना दाम बहुत ज्यादा महंगे मिलने वाले हैं, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है अब कल को वो मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा दाम देगा, बहुत महंगा बिकेगा, तो आप तो यही चाहोगे। तो आज आप क्या करोगे, जो क्वांटिटीज आप आज बेचने वाले थे उसे क्या कर लोगे, बढ़ा दोगे, घटा दोगे, जो आज बेचने वाले थे उसे घटा दो, करंट सप्लाई को घटा दोगे ताकि फ्यूचर में ज्यादा सप्लाई कर सको जब प्राइजेस क्या होंगे, हाई होंगे। अगर आपको पता लगे कि फ्यूचर में प्राइजेस किसी वजह से बहुत लो होने वाले हैं, कोई आपको आगे बता दे कि गिरने वाला है सारा दाम, तो आप चाहोगे आज ही क्या हो, सारी की सारी सप्लाई निकल जाए, आप अपनी सप्लाई को क्या कर दोगे,
इंक्रीज कर दोगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट क्या करे, टैक्सेस बढ़ा दे, ये आपके सप्लाई कर्व है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो आपको प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ने लग जाएगा, आप सप्लाई क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे ना, आप सप्लाई क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। अगर टैक्सेस घटा दिए जाए तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, आप बेटर ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, सप्लाई क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट ज्यादा देने लग जाए, तो सब्सिडीज देने का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आपका 100 रुपए का बन रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है 10 रुपए हम बेयर कर रहे हैं, आप 90 का ही मानना है। किसको बात समझ में आ गई? तो यानी कि आपका बर्डन रिड्यूस हो रहा है, सब्सिडीज के आने की वजह से सप्लाई कर्व क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा अगर सब्सिडीज विड्रॉ कर ली जाए। हाँ या ना? सारे इम्पैक्ट समझ आ गए हमें कि अलग अलग डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई किस तरीके से हमें अफेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगेन हम बात करेंगे डिमांड के बारे में। हमें डिमांड क्या समझाता है, हम डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी पढ़कर आए। ये हमें क्या बताता था कि प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड बदलेगी, ये पता है, लेकिन कितना बदलेगी। डिमांड प्राइस को रिस्पॉन्स देगी, ये बात हमें पता है, लेकिन कितना रिस्पॉन्स देगी ये तो हमें नहीं पता। यही जब आप पता करना चाहते हो तब आप क्या निकाल रहे हो, तो इलास्टिसिटी। इलास्टिक क्या होता है, जिसे आप रबर बैंड बोल देते हो, ठीक है, कि खींचोगे वापस आएगा, यानी कि एक एक्शन का रिस्पॉन्स आएगा। उसी तरीके से प्राइजेस में चेंज आने की वजह से कितना रिस्पॉन्स आता है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम कहेंगे इलास्टिक है जी, बढ़िया इलास्टिक है, पॉजिटिव इलास्टिक है। अगर क्या करेंगे, खींचेंगे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, प्राइजेस में चेंज करेंगे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे जी इनइलास्टिक है। तो समझ में आई बात? हाँ है ना? इसी तरीके से हमारी क्या करेगी, सप्लाई काम करेगी। अगर प्राइजेस में चेंज आने की वजह से सप्लायर्स रैपिडली अपनी क्वांटिटीज को बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे, जो भी सप्लाई है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, सप्लाई इलास्टिक है इस गुड की। अगर सप्लायर्स ज्यादा चेंज नहीं करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, इनइलास्टिक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले कि मान लो कर्ड यानी कि दही है, दही बनाई अमूल ने, अब उस पे डेट लिखी हुई है, यानी कि एक्सपायरी डेट लिखी हुई है आज से 2 दिन बाद की। अब अमूल को पता लग गया कि आज से जो 4th डे है, जो आज की तारीख से 4 दिन बाद दही के जो मार्केट प्राइस है वो डबल होने वाला है। दही के मार्केट प्राइसेस डबल होने वाले, लेकिन प्राइस में चेंज आएगा बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे सप्लायर को क्या करना चाहिए, सप्लायर को आज का प्रोडक्शन क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए कि रोक लो यार, अपन क्या करेंगे चौथे दिन बेचेंगे ताकि अपने को ज्यादा प्राइजेस मिल सके। पर यहाँ पे हमें नोट क्या करना है, दही पे एक्सपायरी कितने दिन की, 2 ही दिन की, यानी कि सप्लायर एक्सपेक्टेड जो भी प्राइजेस है फ्यूचर वाले उसको रिस्पॉन्ड कर नहीं सकता। अगर आज हम बात करें कि दही का दाम आज के दिन बिल्कुल घट जाए, बिल्कुल क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, जो दही 10 रुपए की मिलती है उसका दाम कितना रह जाए, 5 ही रह जाए, तो भी सप्लायर क्या करेगा, आपको लगता है कि कम क्वांटिटीज बेचेगा, स्टोर करके रख लेगा कि यार अभी नहीं बेच रहा, अभी तो बहुत कम प्राइस में, दही तो खराब हो जाएगा। तो यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि दही का जो भी सप्लायर है वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा चेंजिंग प्राइस को। रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि दही खराब हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी गुड्स रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगी ज्यादा प्राइजेस को, जो भी सप्लायर्स ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे प्राइजेस को, उन्हें हम बोलेंगे कि ये इनइलास्टिक है। लेकिन जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देंगे उन्हें हम बोलेंगे इलास्टिक है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी इलास्टिक है कौन सी नहीं इलास्टिक, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेक करेंगे कैसे, तो उसका हमारे पास क्या है, बुक एक फॉर्मूला दे देती है, बोलती है चेक करो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस बात का क्या मतलब है, जब भी हम लिखते हैं इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब भी आप एक डिवीजन परफॉर्म करो, डिमांड का भी तो ऐसे ही था,
परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बिल्कुल सेम ही लिख दिया, बस यहाँ पे बदला क्या, क्वांटिटी सप्लाइड उठा ली हमने। जब भी हम ये चीज डिवीजन में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप पता करना चाहते हो कि अगर प्राइस में 1 रुपया का चेंज आया है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना चेंज करती है, हर 1 रुपए के ऊपर कितनी सप्लाई चेंज कर रही है। जब भी आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो तो जो भी आपका डिनोमिनेटर है आप उसको हमेशा डिवाइड करके क्या कर रहे हो, इसको 1 बना देते हो, और जो भी ऊपर वैल्यू आती है आपको पता लगता है कि अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो ऊपर वाली कितनी क्वांटिटीज आएंगी। जैसे कि क्लास में 20 बच्चे हैं, या फिर क्लास में सॉरी आपके पास 20 टॉफियां हैं एंड क्लास में 2 बच्चे हैं। मैं आपसे पूछूं हर बच्चे के हिस्से कितनी टॉफी आएगी, आप बोलोगे हर बच्चे के हिस्से 10 टॉफी आएगी। हाँ या ना, 2 ही बच्चे हैं, 20 टॉफी से। यहाँ पे आपने किया क्या, आपने पता किया कि एक बच्चे के हिस्से कितनी टॉफी आएगी, यानी कि डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं 1 बना देते हैं, न्यूमरेटर की उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू आ रही है हमें पता लग जाता है कि अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो न्यूमरेटर कितना आएगा उसके हिस्से। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर 1 रुपया है तो उसके अगेंस्ट कितना चेंज आया है क्वांटिटी सप्लाइड में। प्राइस में अगर 1 चेंज आया है, क्वांटिटी सप्लाइड कितना चेंज कर रही है। तो अगर समझे इस बात को बहुत ध्यान से, अगर तो क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा चेंज करेगी, क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा प्राइस के परसेंटेज चेंज से, तो न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी, डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसे हम बोलेंगे कि इलास्टिक है। प्राइस में उतना चेंज नहीं है जितना क्वांटिटी सप्लाइड ने क्या किया, रिस्पॉन्ड कर दिया, इलास्टिक कहेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया है, इलास्टिक। लेकिन मान लो प्राइस तो चेंज कर जाए इतना, क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ इतना सा ही रिस्पॉन्ड दे, तो हम क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, ये सिचुएशन क्या है, इन इलास्टिक है। कब होगी इन इलास्टिक, जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कम रिस्पॉन्स दे रहा है, लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस से जब कम रिस्पॉन्स मिलेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का, तब हम क्या बोल देंगे, इनइलास्टिक है वो। चलो ग्राफ्स देखते हैं, समझते हैं चीजों को। और अच्छा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये तो हमें डेरिवेशन ही दिखाया हुआ है। ग्राफ्स देखते हैं पहले, फिर डेरिवेशन भी समझेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया, कुछ सिचुएशंस दिखाई गई हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आपके पास सिचुएशन 1 छोड़ दो एक बार, और ये लास्ट वाली सिचुएशन 2 और 3 पे फोकस करते हैं। क्या बोला हुआ है हमें, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है, अभी पढ़कर आए हो, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ या ना, अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, वो कब होंगी, 2% अपॉन 1%, 2 आ गया, 2 1 से ज्यादा है। हाँ या ना, यानी कि कभी भी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा तभी होगी अगर क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड ग्रेटर देन प्राइस है। क्वांटिटी सप्लाइड का जो भी परसेंटेज चेंज है वो ग्रेटर देन प्राइस है। प्राइस में कम चेंज आए, क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आ जाए, तभी वो क्या बनेगा, 1 से बड़ा बनेगा। यानी कि जब भी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तब हम इस ग्राफ को क्या कहेंगे, इलास्टिक कहेंगे। उसी तरीके से जब भी 1 से छोटी बन रही है, मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। न्यूमरेटर की वैल्यू कम है बट ज्यादा हिस्सों में, डिवाइड ज्यादा हिस्सों में, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि क्या है वो, इन इलास्टिक है। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब मान के चलो कि हमारी जो प्राइजेस है वो तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन सप्लाई उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। सप्लाई जितनी थी उतनी ही है, सप्लाई में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आई नहीं। रबर को कितना भी खींचो वापस आई नहीं रही, थोड़ी सी भी नहीं हिल रही, तो उसे हम कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ही खराब इलास्टिक है। हम इसे नाम देंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, कि सप्लाई में घंटा कोई चेंज आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर क्या करें, सप्लाई बदलती रहे,
प्राइस में तो कोई चेंज भी नहीं आ रहा। प्राइस में अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई बदले जा रही है, मतलब हम रबर खींच भी नहीं रहे, अपने आप ही रिस्पॉन्ड दिए जा रही है, यानी क्या, तो बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी, बहुत ही इलास्टिक है, तो इसे हम नाम देंगे परफेक्टली इलास्टिक। अगर आप इसके ये देखोगे, जैसे यहां पर हमने समझा, यहां पर क्या दिया हुआ है, 0 दी हुई है एंड इंफिनिटी दी हुई है, ये कैसे बनी अभी फिगर आउट करते हैं। हमने क्या बोला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 0 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ ना कुछ है। जब न्यूमरेटर 0 हो जाता है तब हमारा सारा चीज 0 के इक्वल आ जाती है। इसमें क्या होगा, यहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड तो है, लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो इक्वेशन इनफिनिटी के इक्वल हो जाती है। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये सारी सिचुएशंस हमें समझ में आ गई। नाउ लास्टली हमारे पास क्या है, जब ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है हमारी सप्लाई कर्व एंड अपवर्ड तो ऑब्वियसली स्लोप कर ही रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सिचुएशन 1 हमारा है इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। इस केस में आपका जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है, वो बराबर है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बराबर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। अगर प्राइस में 10% चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी 10% चेंज ही आएगा। अगर प्राइस मान लो 100 से 110 रुपए हो गए हैं तो क्वांटिटी भी क्या होगी, 10 से 11। आप कहोगे चेंज तो अलग अलग है, हम चेंज की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं। 100 का 10% कितना होता है बताओ? 10 ही होता है। तो नई क्वांटिटी, नई प्राइस मैंने क्या बनाई, 110 ही तो बनाई, 10% चेंज ही तो है। यहां पर बात करते हैं 10 का 10% कितना होता है, 1 ही होता है, तो 10 से मैं 11 भी तो आई, 10% चेंज तो है। यानी कि चेंज सेम हो ये जरूरी नहीं है। हम किसकी बात करें, यहाँ पे आप कहोगे कि चेंज कितने का है, 10 का है, यहाँ पे आप कहोगे 1 का है। हम बात चेंज की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज की। परसेंटेज चेंज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगा इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। बोलो बात समझ में आई? क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, इसकी कंडीशंस बनेंगी या तो यूनिटरी इलास्टिक होगा, जहां पर हमारा ES इज इक्वल्स टू 1 होगा, जहां पर हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बराबर होंगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। देन हमने बात की एक ऐसी सिचुएशन की जो इलास्टिक है, यानी कि सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी। उस पे हमने कैसे बात की कि हमारा जो ES है वो ग्रेटर देन 1 होगा। यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। देन हमने बात की इन इलास्टिक की, जहां पर हमारा ES लेस देन 1 होगा, जहां पर हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड लेस होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। देन हमने बात की परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक के बारे में। यहां पर क्या होगा, जो हमारा ES है परफेक्टली इलास्टिक में, मेरे को ये बात बताओ, क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल, क्वांटिटी सप्लाइड बदलती रहेगी लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। डिनोमिनेटर 0 हो गया, इनफिनिटी। परफेक्टली इन इलास्टिक आपको कहां लेके जाएगी, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक आपको कहां लेके जाएगी, इनफिनिटी पे लेके जाएगी। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, 0 है। इलास्टिक के क्वांटिटी सप्लाइड मूव कर रही है, प्राइस मूव नहीं कर रहा। इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक की कितनी होगी, 0। कुछ भी इलास्टिसिटी इसकी है ही नहीं। यहां पर परसेंटेज चेंज इन QD क्या है मेरे पास, 0 है। किसको बात समझ में आ गई? ये चीज भी हमने समझ ली, साथ में इनके हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके की दिखेंगे वो भी समझ लें। एक छोटा सा टॉपिक जो हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं वो है कि
आपकी बुक आपको देती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर ये वाला फॉर्मूला लिख देती है। एक्चुअली ये जो चीज है वो इसी से बनी है। कैसे बनी है देखो, निकाल भी सकते हैं अपन इसको, यहाँ पर शॉर्ट में निकालते हैं। ओके, एक मिनट, वापस चलते हैं अपन अपनी पीसी स्क्रीन पे। चलो, अपने को यहाँ पर क्या करने का है, इसको आप डेरिवेशन बोल सकते हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। कुछ नहीं किया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमें निकालने का है ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ परसेंटेज चेंज फाइंड कैसे किया जाता है? आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी सप्लाइड ओल्ड भी होगी, कुछ ना कुछ न्यू भी होगी, उसे माइनस कर देंगे आपस में, हाँ या ना। फिर एक क्वांटिटी सप्लाइड जो बेस ईयर वाली है उसे उठा लोगे, हाँ या ना। उसको हमने यहाँ डिनोमिनेटर में रखा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपने चेंज फाइंड आउट कर लिया। ऊपर ये चीज क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। पहले कितना था, अब कितना है, या अब कितना है, पहले कितना था। बेस में हमने रखा पहले कितना था, क्योंकि टोटल वैल्यू से ही आप क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्जन लेकर आओगे। फिर 100 से मल्टीप्लाई करके हमने परसेंटेज फाइंड किया, ये हमारे पास हो गया परसेंटेज क्यूएस। नाउ आई वांट इसी के साथ ही परसेंटेज चेंज इन पी। सो वही P1 माइनस P0 ओवर P0 इंटू 100। ये 100 के साथ 100 कट जाएगा डिवीजन में, ये दोनों इक्वेशन, हाँ या ना। ऊपर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, चेंज इन क्यूएस अपॉन क्यू, ठीक है, या क्यूएस, उसको मैं लिख देती हूँ डिवाइड बाय चेंज इन पी ओवर पी। इस चीज को मैं ऊपर ले आती हूँ, हाँ या ना। क्या बन जाएगा, चेंज इन क्यूएस अपॉन क्यूएस डिवाइड बाय चेंज इन पी ओवर पी। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगी, चेंज इन क्यूएस अपॉन क्यूएस मल्टीप्लाई बाय, जब ये साइन हमने चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल पी ओवर डेल्टा पी, पी में चेंज। यही चीज बनी है हमारे पास, डेल्टा पी डेल्टा पी डेल्टा क्यूएस डेल्टा क्यू पी एंड क्यूएस पी एंड क्यूएस। देख लो भाई, यही बना है हमारे पास, हाँ या ना। तो या तो आप इसे यूज कर लो, इसके बेसिकली आपको क्वेश्चंस निकालने को बोला जा सकता है, इसे यूज कर लो या फिर क्या कर लो, इसे यूज कर लो। वो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये था कुल मिला के थ्योरी ऑफ सप्लाई का टॉपिक। कल के लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ गुड डे गाइस।